नमस्कार प्यारे साथियों और सभी साथियों का स्वागत करता हूँ आज क्लास में। और साथियों आज भी अपन 150 क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं और पूरा पूर्ण सिलेबस के आधार पर साथियों आधारित है 150 ही क्वेश्चन। साथियों ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये किसी न किसी पहले परीक्षा में आया हुआ पेपर है। देखिएगा किस प्रकार से आरपीएससी प्रश्नों को पूछती है साथियों। देखिएगा अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है साथियों। क्या है? संस्कृत पाली, संस्कृत प्राकृत पाली अथवा अवट साथियों। अवट को अपन अपभ्रंश भी कह सकते हैं। तो बताइए अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है साथियों। तो यहाँ पर हम आंसर की हम बात करते हैं ना, तो दे अपना सही आंसर होगा, यानी कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवट साथियों। सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश से, मागधी से, अर्धमागधी से अथवा ब्राह्मण से साथियों। तो आंसर बताइएगा। ये भाषा का जो टॉपिक है उससे प्रश्न पूछा गया। तो सिंधी भाषा का जो जन्म हुआ वो साथियों ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न अपन बात करते हैं। प्रश्न नंबर अपना तीसरा आता है और तीसरा प्रश्न देखिए क्या पूछता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है साथियों। तो यहाँ पर यदि आंसर की बात करते हैं तो ये पुरानी हिंदी साथियों। ये दोनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है नहीं, ये दोनों साथियों मात्र एक पेज की 10-20 लाइनों से ही 10 लाइनों से ही साथियों दोनों पेपरों का यहाँ पर आंसर दे दिया गया है नहीं। देखिएगा तो यहाँ पर आंसर क्या होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो वो अपना आंसर होगा साथियों पुरानी हिंदी, यानी कि बे अपना सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है? पय्युमचर्य, पाउड़दवा, भविष्यत का अथवा चित्रावली। देखिए साथियों बिल्कुल सीधा प्रश्न है। अपभ्रंश साहित्य की रचना पूछी तो पय्युमचर्य ये अपभ्रंश की है, पाउड़दवा राम सिंह की अपभ्रंश की है, भविष्यत का धनपाल की साथियों ये भी राम सिंह की, और पय्युमचर्य स्वयंभू की ये भी अपभ्रंश। चित्रावली है साथियों ये उस्मान की है। और इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं साथियों सुपी भक्ति काल में, सुपी काव्य में। तो ये आरपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। अब देखें चित्रावली की रचना उस्मान ने की थी। ये एक प्रेमाख्यान काव्य, इसकी भाषा अवधी है और इसमें नायक सुजान एवं नायिका चित्रावली की प्रेम कथा वर्णित है साथियों। अगला प्रश्न यहाँ से आता है। अगला प्रश्न ये भी भाषा से आता है साथियों। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है? प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर होगा 343। 300 दूसरी बात देखिए, हिंदी को जो संविधान में किस रूप में वर्णित है हिंदी, तो संविधान में जो हिंदी वर्णित है साथियों वो ध्यान रखना राजभाषा के रूप में वर्णित है। कभी ये हिंदी को संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है। हिंदी को तो राष्ट्रभाषा इसलिए कहा गया है मेरे पास साथियों के भारत के जो अधिकांश लोग हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जबकि हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और अनुच्छेद 343 में। निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श है मानक क्षेत्र हरियाणा, मेरठ, दिल्ली अथवा साथियों हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आंसर की बात करते हैं साथियों मेरठ, और मेरठ आता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में साथियों। यहाँ पर हिंदी मानक हिंदी बोली जाती है, आदर्श हिंदी बोली जाती है, परिष्कृत हिंदी बोली जाती है, शुद्ध हिंदी बोली जाती है साथियों। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर आप ये देखिए कि यदि आप भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप भी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं साथियों, या आप भी सेट की तैयारी कर रहे हो, तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये जो अपन देख रहे हैं अभी जो चल रहा है साथियों, ये अपना आरपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया है वही पेपर है जिसको हम अमल कर रहे हैं। लेकिन पूरा इसमें 150 प्रश्न हैं और बहुत आरपीएससी का प्रश्न है साथियों। इसमें कह नहीं सकते कैसा नहीं कैसा, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन अवधि का कवि नहीं है? अवधि का कवि पूछ रहा है साथियों। झांसी, कुतुबन, उस्मान अथवा नंददास। देखिए साथियों ये नंददास से ये अवधि का कवि नहीं है। और नंददास को कहाँ पर पढ़ते हैं? नंददास को अपन पढ़ते हैं भक्ति काल में, और भक्ति काल में भी कृष्ण काव्यधारा। कहाँ पर पढ़ते हैं?
कृष्ण काव्यधारा में इसको पढ़ते हैं। कृष्ण काव्यधारा की जो प्रधान भाषा है साथियों वो कौन सी है? वो ब्रज भाषा है। आपको ध्यान रखना है, कृष्ण काव्यधारा की जो प्रधान भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा है। तो नंददास का जो मुख्य बोली है वो कौन सी है? ब्रज है। और ये जो झांसी की साथियों, झांसी की अवधि है, कुतुबन की भी अवधि है और उस्मान की भी अवधि है, क्योंकि ये क्या है, ये जो फारसी साहित्य है जिसे हम प्रेमाख्यान काव्य कहते हैं, सूफी काव्य है, तो उसकी जो भाषा है वो अवधि होती है। डॉक्टर गिरिसन ने किसको अंतर्वेदी का नाम दिया? राजस्थानी का, ब्रजभाषा को, अथवा अवधि को, अथवा छत्तीसगढ़ी को? अब बताइए। डॉक्टर गिरिसन ने इसमें जो 4 बोले देखिए, इसमें किस बोली को साथियों उन्होंने अंतर्वेदी उपनाम दिया? तो ब्रजभाषा को डॉक्टर गिरिसन ने अंतर्वेदी नाम भी दिया है। आगे बात करते हैं, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा क्या कहलाती है? साथियों इतने अच्छे, इतने सीधे क्वेश्चन पूछा गया, और ये कि आप यदि देखिए, हिंदी और उर्दू के बीच की जो सरल भाषा है उसे हिंदुस्तानी भाषा कहा गया, यानी कि ए अपना सही आंसर होगा। दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधित्व बोलिए, दक्षिण राजस्थान में कौन सी बोली जाती है साथियों? तो आपको पता है दक्षिण राजस्थान में, बताइएगा, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी अथवा हाड़ौती साथियों, क्या अपना सही आंसर होगा? सही आंसर की बात करते हैं तो मालवी अपना सही आंसर होगा, क्योंकि राजस्थान की जो बोलियाँ हैं वो 4 बोलियाँ हैं। कौन सी है? पश्चिमी राजस्थानी, यानी पूर्वी पश्चिमी की बोलियाँ साथियों, तो यहाँ कितनी आती है? राजस्थान की 4 बोलियाँ आपको याद करना है, माँ, में और ये ढूंढ। माँ से एक तो बनेगा मारवाड़ी, एक बनेगा मालवी, एक से बनेगा मेवाड़ी, एक से बनेगा ढूंढाड़ी साथियों। क्या बनेगा? ढूंढाड़ी। तो ये हाड़ौती नहीं आएगा साथियों, यहाँ पर मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और एक आएगा ढूंढाड़ी। तो यहाँ पर जो भाषा है दक्षिण राजस्थान की वो मालवी आएगा। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? खड़ी बोली, ब्रजी, कन्नौजी अथवा बघेली साथियों, बताइए पश्चिम हिंदी की कौन सी नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर पश्चिम हिंदी की नहीं है साथियों, तो वो अपना क्या आएगा? 11वां में दे आएगा, बघेली नहीं है, बघेली नहीं है साथियों। ये बघेली कहाँ की है? ये पूर्वी हिंदी की है साथियों। कहाँ की है? पूर्वी हिंदी की बोली है, बघेली है साथियों। ब्रज एवं ब्रज, अपभ्रंश एवं ब्रज के योग से कौन सी भाषा बनती है साथियों? पिंगल, डिंगल, अवधी अथवा अवट? बिल्कुल सीधा है साथियों। देखिए, आदिकाल में 2 काव्यशैलियाँ थी, एक थी साथियों पिंगल और एक थी साथियों डिंगल। इसमें भी ब्रजभाषा का मिश्रण है, इसमें भी ब्रजभाषा का मिश्रण है। आपके यहाँ पिंगल में साथियों ब्रजभाषा और अपभ्रंश का मिश्रण है, और डिंगल में ब्रजभाषा और राजस्थानी का मिश्रण है। यानी कि साथियों अपभ्रंश में यदि ब्रज को मिला दिया जाए तो पिंगल बनेगी, और अपभ्रंश में यदि राजस्थानी भाषा का मेल है साथियों तो वो डिंगल बनेगी। तो यहाँ पूछा अपभ्रंश से और ब्रज से तो पिंगल, यानी कि अपना आंसर क्या होगा? ए अपना सही आंसर होगा। साथियों चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा साथियों, क्योंकि आपको हर 2 से 3 दिन में साथियों पूरा 150 प्रश्न का पेपर मिलेगा हिंदी का, बहुत अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ साथियों मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास एक बार मैंने पूरा कर दिया, वापस शुरू साथियों कुछ उसमें मैंने परिवर्तन किया और बेहतरीन ढंग से मैं आपके सामने लाने वाला हूँ साथियों। शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? कोटा, बूंदी, धौलपुर अथवा झालावाड़ साथियों। तो यहाँ पर क्या होगा? से अपना सही आंसर होगा। क्या होगा? से, क्योंकि साथियों ध्यान रखिए यहाँ पर धौलपुर में कौन सी है? ब्रज मेवाती से संबंधित बोली है साथियों, वहाँ धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, हाँ ये ब्रज भाषा संबंधित क्षेत्र आता है साथियों धौलपुर में, ध्यान रखिएगा। बाकी कोटा और बूंदी और झालावाड़ में साथियों हाड़ौती बोली जाती है। वैसे झालावाड़ का जो दक्षिणी भाग है साथियों वहाँ पर मालवी बोली जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम धौलपुर अपना सही आंसर होगा। कोरवी का संबंध किससे है साथियों? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी अथवा बिहारी से साथियों। तो बताइएगा कोरवी हिंदी का संबंध किससे है? तो यहाँ पर अपना आंसर की बात करते हैं, पश्चिमी हिंदी अपना सही आंसर है साथियों। क्या? पश्चिमी हिंदी। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ साथियों? बताइएगा। किलाक्षर से, खरोष्टी से, कुटिल से अथवा रोमन लिपि से साथियों। तो देवनागरी लिपि के हम बात करते हैं ना, तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ साथियों वो कुटिल लिपि से हुआ। कुटिल लिपि सही है। यहाँ पर ब्रह्मा लिपि होता है तो ब्रह्मा लिपि से होता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कुटिल लिपि से किससे होता?
देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ वो कुटिल लिपि से हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। उच्छित का संधि विच्छेद है, तो क्या उत प्लस शीत, उत प्लस शिट साथियों इसका सही आंसर होगा उत प्लस शिष्ट, यानी कि पहला ही अपना सही आंसर होगा। और ये होगा, इसमें कौन संधि होगी साथियों, इसमें होगी व्यंजन संधि। इसमें चे का आगमन हो रहा है साथियों, किसका हो रहा है, चे का आगम होता है साथियों। चे का आगम क्या साथियों, शे का तो बन गया चे और ते परिवर्तन हो गया चे में साथियों। इस प्रकार को आपको ध्यान रखना, तो ये बनेगा उत प्लस शिष्ट। निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है साथियों, बताइएगा। देखिए यहाँ वांग में है, उच्छृंखल है, सृष्टि है और पुरस्कार है साथियों, बताइए कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ से यदि 17वां प्रश्न के अपन आंसर बात करते हैं साथियों, तो ये होगा ये प्रश्न। व्यंजन संधि नहीं है साथियों, इसमें पुरस्कार में कौन संधि है, इसमें विसर्ग संधि है, पुरः प्लस कार से होगा साथियों पुरस्कार। तो यहाँ पर साथियों विसर्ग संधि है दे में। निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, मुरारी, नीलगमन, आजन्म या त्रिभुवन। बहुव्रीहि समास का, बहुव्रीहि समास जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है साथियों। तो यहाँ आंसर की बात करते हैं, ए अपना सही आंसर होगा, यानी कि मुरारी, मुर प्लस आरी, यानी मूर का शत्रु। जो मुरारी शब्द है भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है साथियों, तो इसका ये सही है। नील गगन बहुव्रीहि समास, आजन्म साथियों अव्यय समास है, त्रिभुवन साथियों ये यहाँ पर द्विगु समास है। आगे कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है, अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान, अभिन्नता। देखिए साथियों जब उपसर्ग को अलग करेंगे तो जो बचा मूल जो शब्द बचता है नहीं, वह साथियों कैसा हो, वह सार्थक होना चाहिए। यदि वह सार्थक है तो उपसर्ग उसका सही है, यदि वह सार्थक नहीं है तो फिर उसमें उपसर्ग नहीं है। जैसे यहाँ अभी प्लस साप बिल्कुल सही है, अभी प्लस भाषण, अभी प्लस मान्य, पर अभी प्लस नियता, ये जो पीछे बचा है नता, ये शब्द सार्थक नहीं है साथियों। न्या ऐप इसमें ए है और पाचे भिन्नता, तो यहाँ पर आंसर कौन सा, दे अपना सही आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित है साथियों, कौन सा, सेंधव से सिंधु, यादव, किताब और देती। यदु प्लस यादव, सिंधु प्लस सेंधव, दान देते, देवता प्लस ए, धनु प्लस देते, देता। वैसे साथियों यहाँ पर बात करते हैं किताब में प्रत्यय नहीं है, किताब में प्रत्यय नहीं है साथियों, ये कैसे किताब विधि शब्द है फिर भी साथियों इसमें प्रत्यय नहीं है। 11 प्रश्न की बात करते हैं, संयुक्त वाक्य पूछ रहा है। पहली बात संयुक्त वाक्य क्या होता है, वैसे जहाँ दो स्वतंत्र वाक्य, क्या पर है, दो स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं, उसे मेरे साथियों क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य। और एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर आदि शब्द ये संयुक्त वाक्य में मिलते हैं। तो कहाँ मिलता है, ये और नया मिल रहा है। तो मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया से अपना सही आंसर होगा। वर्तने की दृष्टि से कौन सा शब्द साथियों शुद्ध है, अंताक्षरी है, सौंदर्यता है, आशीर्वाद है या फिर संन्यास है। तो साथियों ध्यान रखिए यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है ना वह है साथियों संन्यास। क्या आएगा, संन्यास अपना शुद्ध शब्द है। बाकी साथियों जो अंताक्षरी ये भी अंत्याक्षरी होगा। सौंदर्यता में साथियों यहाँ पर दो प्रयत्न हैं, एक ये है और एकता है साथियों, ये भी अशुद्ध है। और आशीर्वाद है, आशीर्वाद में साथियों बड़ा ये शे आएगा आशीर्वाद, तो इसका मतलब ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध, शुद्ध यहाँ पर संन्यास साथियों। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, अशुद्ध है, पूजनीय, व्यावहारिक, मिष्टान, उपर्युक्त। तो साथियों यदि यहाँ पर अपन बात करते हैं ना कि कौन सा शब्द है अशुद्ध है, तो इसका अपन आंसर होगा पूजनीय। ये साथियों अशुद्ध है, पूजनीय नहीं होगा साथियों, पूज्यनीय हो। ये पूज्य है ना, ये शब्द तो शुद्ध है, लेकिन इसमें यदि नीय प्रत्यय लगाएंगे तो फिर ये बनेगा पूज्य और नीय, ऐसे बनेगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, लघुत्तर, अनुग्रहित, लब्ध, प्रतिष्ठित और अभीष्ट। साथियों कौन सा शब्द शुद्ध है बताइएगा। 24वां प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो लघुत्तर है, कौन सा है, लघुत्तर शुद्ध है, अनुग्रह, हित, लब्ध, प्रतिष्ठ
और अभीष्ट, अभीष्ट में तो आएगा, बाकी से सच देखिए अनुग्रहित, अनुग्रहित। हाँ साथियों इसमें बड़ी की मात्रा आएगी। यहाँ लघुतर ये शुद्ध है साथियों, बाकी ये तीनों क्या है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है और ये भी, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी। रमणीय अर्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम किस आचार्य की साथियों, तो ये आपको र और इसको याद करना है जे। रमणीय अर्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्य, र और जे से याद करना है जगन्नाथ, तो ये कहा पंडित राज जगन्नाथ ने कहा साथियों। रमणीय अर्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्य पंडित राज जगन्नाथ। रमणीय अर्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्य, र और जे से बनेगा जगन्नाथ साथियों, याद करा। आचार्य नडी ने काव्य हेतु किससे माना है, निपुणता को, प्रतिभा को, जीवनेच्छा को, प्रतिभा शास्त्र ज्ञान अथवा अभ्यास को साथियों। तो यदि हम 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं ना अपना आगा, प्रतिभा शास्त्र ज्ञान अभ्यास को आचार्य दंडी ने काव्य हेतु माना है। ध्यान रखिए साथियों, क्या प्रतिभा, काव्य शास्त्र और अभ्यास को आचार्य दंडी ने काव्य हेतु माना है साथियों। आगे हम बात करते हैं, कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है, भामे, वामन, आनंद वर्धन अथवा कुंतक ने साथियों। 27 प्रश्न की बात करते हैं तो ये आगा साथियों, आचार्य भामे ने चतुर का अर्थ काम मोक्ष, अर्थ काम मोक्ष, अर्थ काम मोक्ष और एक और, हाँ जो चार हाँ जो चार है ना साथियों, उन चतुर्वर्ग में अर्थ काम मोक्ष, ये जो एक और बोल रहा मैं, ये जो चार आते हैं ना, इन चारों को माना है साथियों किसने, आचार्य भामे ने। जिस काव्य में केवल कवि एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन करता है वह कहलाती है गीत का, गद्य काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य अथवा गीति नाट्य। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं साथियों तो अपना होगा यहाँ पर क्यों था, खंड काव्य। जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन किया जाता है, जीवन के केवल एक ही पक्ष का, जीवन के केवल एक ही भाग का, जीवन की केवल एक ही घटना का वर्णन किया जाता है, वो खंड काव्य कहलाता है साथियों। आगे, भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम है साथियों कौन सा, नाट्य शास्त्र। सबसे पहले लिखा गया भरत मुनि ने वो नाट्य शास्त्र लिखा साथियों। यहाँ पर क्या आ गया साथियों, ए, और पर नाट्य शास्त्र किसने लिखा, ये लिखा है भरत मुनि ने साथियों। आगे, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विभाजन से नहीं वरन एक श्रमेय प्रेषी रचनात्मक ज्ञान द्वारा से, ये कथन संकल्पनात्मक अनुभूति जयशंकर प्रसाद के साथियों। स और जे से याद रखना, संकल्प किसने लिया, जयशंकर प्रसाद ने। यहाँ भी बिंदी लग रही है, यहाँ भी बिंदी लग रही है, ऐसा आपको याद रखना है। संकल्प 30वां प्रश्न की अपन बात करते हैं साथियों, तो अपना आएगा बे, है ना, ये आएगा अपना उत्तर जयशंकर प्रसाद। आगे, काव्य शोभा क्रांत धर्मान अलंकार प्रचक्षते किसका साथियों, दंडी का है। काव्य शोभा क्रांत धर्मान अलंकार प्रचक्षते किसने कथन है, ये दंडी का कथन है। काव्य शोभा क्रांत धर्मान अलंकार प्रचक्षते, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारे प्रचक्षते किसका, दंडी का है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते किसका है, दंडी का है। ध्यान रखना, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते किसका है, दंडी का है मेरे साथियों। आगे, ध्वनि आलोक के प्रचलित है आनंदवर्धन साथियों। ध्वनि आनंद, ध्वनि कैसी होती है, आनंद होती है। ध्वनि किससे होती है, आनंद होती है। ध्वनि कैसी होती है, आनंद होती है, आनंदवर्धन का है। दे में आपको यहाँ पर दे भी याद रख सकता है। तो ध्वनि आलोक किसका है साथियों, आनंदवर्धन का। ध्वनि आलोक याद रखना, ध्वनि आलोक किसका है, आनंदवर्धन का। रस गंगाधर के रचता है पंडित जगन्नाथ। 33वां प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो 33वां में क्या होगा, रस गंगाधर का, ये भी जे से याद रखना, र और जे। और रमणीय अर्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्य, वो भी याद रखना, पंडित राज जगन्नाथ। और रस गंगाधर के भी पंडित राज जगन्नाथ है। निम्न में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रबंध वक्रता या शब्द वक्रता साथियों। तो यहाँ से यदि हम बात करते हैं नहीं तो अपना सही आंसर 34वां में होगा साथियों, वे होगा दे वाला, यानी पद वक्रता नहीं आएगा साथियों। वर्ण वक्रता आएगा, पद पूर्वार्ध वक्रता आएगा और पद उत्तरार्ध भी आएगा और प्रबंध भी आएगा, लेकिन ये शब्द वक्रता नहीं आएगा। किन आचार्यों ने काव्य अलंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकार काव्यों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग्य को ध्वनि को क्रमश उत्तम और उत्तम कहा है। इसके आंसर की अपन बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर देखो मम्मट, विश्वनाथ और भामे और आनंदवर्धन दे रखा है, लेकिन आरपीएससी द्वारा इसे डिलीट कर दिया गया है साथियों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 36वां, निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र का कौन सा ग्रंथ है साथियों। डॉक्टर नगेंद्र का है रस सिद्धांत, रसज्ञ रंजन महावीर द्विवेदी का है।
साहित्य दर्पण भी साथियों, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का होगा। और रस मीमांसा साथियों डॉक्टर नगेंद्र के चाहे जिसका, लेकिन रस सिद्धांत है, ये रस सिद्धांत साथियों डॉक्टर नगेंद्र का 36वां प्रश्न की अपन बात करते हैं। रस सिद्धांत किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से? वस्तु, अलंकार और रस, भाव, कल्पना और अलंकार, अलंकार, रस और कल्पना, बुद्धि, भाव और अलंकार साथियों। 37वां प्रश्न की बात करते हैं तो वस्तु, अलंकार और रस है साथियों ए। वस्तु, अलंकार और रस ए साथियों। अलंकार, वस्तु, अलंकार और रस है साथियों। अभिनय गुप्त का रस निष्पत्ति विषय है के साथियों? अभिनय गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। कौन सा है? अभिनय गुप्त का होगा साथियों मेरे हिसाब से अभिव्यक्तिवाद होगा 38 में। हाँ, अभिव्यक्तिवाद ये साथियों। अभिनय गुप्त, अभी से अभी याद रखना है साथियों। अभिनय गुप्त, अभी से अभी, अभी से अभी, अभी से अभी और अभी से अभी आपको याद रखना है। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक चेष्टा जो स्वयं उत्पन्न होती है, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती है, वो क्या है साथियों? कायिक अनुभव है, सात्विक अनुभव है, वाचिक अनुभव है, तो आहार्य अनुभव है। तो ये होगा अपना सात्विक अनुभव। और सात्विक अनुभव की संख्या होती है 8। अश्रुकंप विवरणीय, अश्रुकंप विवरणीय, रोमांस, ऐसे करके इनकी संख्या होती है साथियों 8। इसमें कायिक अनुभव होते हैं, वाचिक अनुभव होते हैं वाणी के द्वारा, कायिक शरीर के द्वारा, आहार्य यानी वस्त्रों से जो चेष्टा की जाती है वो आहार्य चेष्टा कहलाती है। तो यहाँ पर आश्रय की जो सूक्ष्म चेष्टा है उसे सात्विक, ऐसी चेष्टा जिस पर आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं होता है साथियों, उनको सात्विक अनुभव कहा जाता है। भावक तत्व साधारणीकरण की उक्त परिभाषा किसने दी है साथियों? भावक तत्व साधारणीकरण की परिभाषा किसने दी है? तो ये भट्ट नायक ने दी है। भावक्तम याद रखना, भावक्तम साथियों, भावक तत्व साधारणीकरण नायकम, भावक तत्व साधारणीकरण नायकम, यह भट्ट नायक की है। चित्रतुरंग न्याय है किसके साथियों? चित्रतुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य की रस संपत्ति है? भट्ट नायक की, भरत मुनि की, भट्ट लोलट की या शंकुक की? जो चित्रतुरंग न्याय की अवधारणा शंशुक के द्वारा दी गई है, से अपना सही आंसर है। किसने दी है? शशुंक ने साथियों क्या दी है? रस चित्रतुरंग न्याय की अवधारणा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? कवि की अनुभूति का, सहृदय सामाजिक चित्त का, आलंबन का अथवा विभाव आदि का? तो ये होता है आलंबन का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किसका? आलंबन का होता है साधारणीकरण। ठीक है साथियों, साधारणीकरण किस आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किसका होता है? आलंबन का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। हिमालय तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? हिमाद्री तुंग शुरुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा सम उज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यहाँ पर साथियों वीर रस है। कौन सा है साथियों? वीर रस, यानी कि बे अपना सही आंसर है। आश्रय की वे चेष्टा जिनके उनके अर्धविक भाव की सूचना प्राप्त हो, वह क्या कहलाता है? एक बार प्रश्न को पुनः देखिएगा साथियों, फिर इसके हम आंसर की बात करते हैं। आश्रय की वे चेष्टा जिससे उसके हृदयगत भाव की सूचना प्राप्त होती है, वो क्या कहलाता है? विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव? वह कहलाता है साथियों अनुभव। आश्रय के द्वारा जो चेष्टा की जाती है उसे ही अनुभव कहा जाता है। क्या? आश्रय की चेष्टा है आश्रय के क्रियाकलाप द्वारा जो अनुभव किया जाता है, वह जो किया जाता है साथियों उसे अनुभव कहा जाता है। तू दीन, तू दयालु, दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की, तू पापी पुंजहारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है साथियों? यहाँ रस के बारे में पूछा है, तो तू दयालु, दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्धि पात की, तू पाप पुंजहारी। यहाँ भक्ति रस है साथियों। क्या है? भक्ति रस है। यहाँ पर से अपना सही आंसर है। सौंदर्य अलंकारम किस आचार्य की है? किस आचार्य की उक्ति? किस आचार्य की? भामे की, वामन की, मम्मट की अथवा रुपये की साथियों? तो यहाँ पर है इसका आगा वामन। क्या आगा? वामन अपना सही आंसर होगा। क्या? सौंदर्य अलंकारम उक्ति किसकी है साथियों? ये मुझे याद नहीं था, बाकी अब जितने भी अपन पढ़ रहे हैं साथियों उसमें अब वो बताऊंगा मैं कौन कौन सा याद नहीं, ये मुझे याद नहीं था इस पेपर में। तो इसका आपको याद रखना है अपन को। इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? बे अपना सही आंसर बनेगा। रूप
रूपक के किस ग्रंथ के रचयिता है साथियों? तो रूपक के साथियों यहाँ पर बताइए काव्य कुवलयानंद। कुवलयानंद तो अपे दीक्षित का है साथियों। किसका है? अब काव्यदर्श दंडी का है, काव्य अलंकार और काव्य अलंकार सर्वस्व। तो यहाँ पर 47 की बात करते हैं, काव्य अलंकार सर्वस्व इसका सही आंसर है साथियों। ये भामिका, ये दंडीकार, ये अपे दीक्षित का साथियों। निम्न से उपमा अलंकार किस पंक्ति में टट तमाल तरुवण बहुच है साथियों? इसमें अनुप्रास अलंकार है। मानु मदन धुंध भी बचे साथियों, मनु यह उत्प्रेक्ष अलंकार है। उत्तरा के धुंध रहो उत्तरा के पास साथियों, इसमें वो है साथियों उत्तरा के धनु में शायद अनुप्रास अलंकार है। हंसन लगे अब अहो पूर्णेंदु इसमें साथियों, इसमें है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की पहचान है से, सा, सी, सम, समान, सरिस, सदृश्य आदि जो शब्द है साथियों ये होते हैं वाचक शब्द और ये उपमा शब्द का उपमा अलंकार को बताते हैं। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फल गई आनंद फल होई। इन पंक्तियों में प्रमुख अलंकार कौन सा है साथियों? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है अथवा अन्योक्ति है। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली, ये प्रेम बेली, ये प्रेम रूपी बेली रूपक अलंकार है, प्रेम की बेल है। और ये पंक्तियां साथियों किसकी है? ये मीरा की पंक्तियां हैं। किसकी है? मीरा की पंक्तियां। और यहाँ पर रूपक अलंकार साथियों, जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए तो निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है साथियों? वहाँ पर होता है व्याज स्तुति अलंकार। 50वां प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं, क्या होता है? व्याज का मतलब ही साथियों यही होता है, जहाँ प्रशंसा के बहाने तो निंदा की जाए और निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहाँ व्याज स्तुति अलंकार होता है। किस अलंकार में वाचार्थ गुण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? वक्रोक्ति में, समासोक्ति में, अन्योक्ति में अथवा अतिशोक्ति में। 51वां प्रश्न है साथियों, इसका भी आंसर राजपेशी द्वारा डिलीट मान लिया गया है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, नीकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में नहीं सिंगार स्वाद। यहाँ पर कौन सा अलंकार है साथियों? उपमा है, अन्योक्ति है, दृष्टांत है, उदाहरण है अथवा साथियों क्या है? उपमा। देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं साथियों, यहाँ पर उदाहरण अलंकार है मेरे हिसाब से तो। बाकी हाँ, अब देखिए उदाहरण अलंकार में जैसे जैसा शब्द आएगा दूसरी लाइन में अधिकतर जो जैसे शब्द आए ना ये उदाहरण अलंकार। यदि ना जैसे शब्द नहीं आता तो फिर दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत में भी एक पंक्ति देकर उसे उदाहरण के माध्यम समझाया जाता है और उदाहरण में भी एक पंक्ति देकर उसे दृष्टांत उसे उदाहरण के माध्यम समझाया जाता है। लेकिन उदाहरण अलंकार है उसमें जैसा जैसे जैसे शब्द आते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। विभावना अलंकार किस पंक्ति में है? यानी बिना कारण के ही कार्य होना। तंत्रीनाथ कवित रस सरस रास रति रंग अन बूढ़े 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 सब अंग साथियों, ये जो है नहीं अन बूढ़े बूढ़े, इसमें तो विभावना अलंकार नहीं, इसमें तो है बिना कारण के। इसमें बताओ कौन सा है? मुनि तापस जिन दुख ले ते नरेश बिन पावक, ये बिन पावक, ये बिन बिन बिना बिनु बिनु ये शब्द साथियों ये सब विभावना अलंकार के है। अवदेश के बालकचारी ये में रूपक अलंकार है। नर की अरु नल नीर की गति एक ही हो, जे तो ऊंचो जाए ते तो ऊंचो हो साथियों। यहाँ अभी मुझे नहीं समझ आ नहीं रहा, ये मुझे ये भी याद है साथियों और ये भी, ये दोनों याद है लेकिन मुझे समझ में नहीं, मतलब मेरे ये नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा है। लेकिन यहाँ पर विभावना अलंकार में ये है, बिन और बिना में ये विभावना अलंकार है साथियों। ठीक है, आगे कंकण किकनी नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनि उपयुक्त काल्पनिक छंद का नाम बताइए साथियों। बताइए छंद का अर्थ, छंद का क्या होगा? 54 में बताइए। 54 का होगा यहाँ चौपाई, पर जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। चौपाई एक समवर्णिक मात्रिक छंद है। क्या? समवर्णिक मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा, सम मात्रिक छंद है। चौपाई एक सम 4 चरणों वाला, देखो याद करना है, 4 चरणों वाला सम मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है, उसे चौपाई कहा जाता है साथियों। ध्यान रखना, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा और 11-13 पर यति होती है साथियों? वो है गीतिका। गीतिका में 24 होती है, हरि गीतिका में 28 होती है। याद रखना, गीतिका में 24 और गीतिका में 28 है, से आपको रखना 28 याद रखना है। या लकुटी अरो कामरिया पर तिहो राज्य को तजी डारो, या लकुटी अरी कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आटू सिद्धि नहु निधि को सुख नंद की गाय चराहे बिसारो।
या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजे टारूं, आटो सिद्धि नहु निधि कौसुक, नंद की गाय बिसारूं। तो ये किसका है? ये रसकान का है। मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, याद है ये रसकान है। रसकान किसके प्रति? रसकान के सवैये प्रसिद्ध है। सवैये में 12 से लेकर 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। सवैये अनेक प्रकार से होते हैं। मदिरा, मालती, लवंगलता, सुमुखी, दुर्मिल, ऐसे करके इसके साथियों लगभग 11 भेद होते हैं। किसके? सवैया के। यहाँ पर सवैया छंद है। 31 या इससे अधिक वर्णों वाला छंद होता है, वो होता है साथियों कौन सा होता है? कवित। 57 में कौन सा होगा? कवित अपना सही आंसर होगा। 31 या इससे अधिक वर्णों वाला जो छंद होता है वो कौन होता है साथियों? कवित। इस तन का दीवा करो बाती में लो जीव, जो ही सींचो तेल ज्यों, जब मुख दे की पीव। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का छंद कौन सा है? तो यहाँ पर छंद है साथियों दोहा। क्या है? दोहा। और ये कबीर का पद है साथियों। किसका है? कबीर का पद है। दोहा 13 और 11, सोटा 11 और 13। दोहा 13 और 11, यानी कि पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और तीसरे में 11-11। विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11। ये है साथियों दोहा की विशेषता। चीर जीवे जोड़ी जीरे, क्यों ने सने गंभीर, को गटी वृक्ष बानो जावे हलधर के वीर। शाब्दिक व्यंजना, जहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है वहाँ पर शाब्दिक व्यंजना होती है। जहाँ पर यमक अलंकार होता है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर श्लेष अलंकार होता है वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है। और जहाँ पर मेरे साथियों यमक अलंकार है वहाँ आर्थिक यमक अलंकार होता है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। रस व्यंजना तो होती नहीं, वस्तु व्यंजना ये दोनों दे रखा है यहाँ पर, तो इसमें से ये अपना आएगा। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है। छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। पंक्ति किसकी साथियों? ये प्रश्न मुझे नहीं आया, बाकी अभी तक जितने प्रश्न हैं सब मुझे आते थे साथियों। तो यहाँ पर आंसर करते ये सुमित्रानंद पंत की, ध्यान रखें। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है। छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभावी छंद लयमान। क्या है? सुमित्रानंद। छंद शास्त्र के रचयिता है पिंगल। महर्षि पिंगल ने छंद शास्त्र, महर्षि पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। कहाँ पर हुआ? भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ अष्टदाई, जो किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। इस पाणिनि द्वारा जो अष्टदाई लिखी है उसमें सर्वप्रथम अनुकरण का प्रयोग हुआ, ये भी मुझे याद नहीं था। आगे गुरु शिष्य परंपरा का सही है प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। ये साथियों प्लेटो है, प्लेटो के बाद अरस्तु, अरस्तु के बाद सिकंदर, यही सही है। यही सही है। प्लेटो के बाद अरस्तु, अरस्तु के बाद सिकंदर। निम्न में कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है? पेरियोसिस, इनोन, पोलियथम, रिपब्लिक। 64 में। तो यहाँ पर बात करते इवोन नहीं साथियों, वैसे पेरिपोइटिकस इसकी है, रिपब्लिक इसकी है, पोलितेलिया भी इसकी है साथियों। अरस्तु का काव्यलोचन ग्रंथ कौन सा है? अरस्तु का काव्यलोचन ग्रंथ है साथियों पेरिपोइटिस। ये भी मुझे याद नहीं था, यानी कि ये इसका सही आंसर है। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उसका पोषण करता है। काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता, यह कथन किसका है? ये काव्य का कथन सत्य नहीं होता साथियों, मेरे हिसाब से ये प्लेटो का कथन होना चाहिए। बेकी त्रास्ती, अरस्तु। प्रश्न नंबर 66 में से प्लेटो सही है साथियों। क्या है? प्लेटो सही है। प्लेटो ने साथियों काव्य के संबंध में आलोचना की है साथियों, यानी काव्य प्लेटो कहना था मेरे कि काव्य युगों को, काव्य मनुष्य को पदभ्रष्ट करता है, लेकिन अरस्तु इसका विरोध करता है साथियों। तो यहाँ ट्रेजेडी हमारी वासना को जागृत, उसका पोषण करता है, ऐसा जो शब्द कहा यह प्लेटो ने कहा साथियों। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय प्रकृति की नकल करना, पुनर्सृजन करना, नकल अथवा वस्तु पर इसका है पुनः सर्जन करना साथियों। क्या है? पुनः सर्जन है साथियों। जबकि प्लेटो ने साथियों नकल माना है, जबकि अरस्तु ने इसे पुनः सर्जन कहा है मेरे साथियों, आपको ध्यान में रखना है।
काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा साथियों? ये भी प्लेटो ने कहा। किसने कहा? प्लेटो ने। अरस्तु ने कहा साथियों। प्लेटो ने किसने कहा? अरस्तु ने। यानी काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा? अरस्तु ने। यानी कि ए अपना सही आंसर। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकरता है, ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये भी साथियों मेरे हिसाब से अरस्तु ने कहा। किसने कहा? अरस्तु ने। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह ही कवि भी अनुकरता है, ये जो कथन है ये है अरस्तु का कथन है। निम्नलिखित दार्शनिकों के विचारों में से कौन सा विचार असंगत है? प्लेटो बौद्धिक आनंद को स्वीकार करता है, इंद्रिय को नहीं। अरस्तु प्राकृतिक परमात्मा पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भूत है। क्रोचे कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदोदय के लिए भाव को उद्दलित करती है। लोजाइंस साहित्य का संबंध तर्क से नहीं है, कल्पना या पाठक को अभिभूत करना है। कौन सा असंगत है साथियों? तो देखिए 17 अपन बात करते हैं, 17 अपना आंसर होगा ये क्रोचे। जबकि प्लेटो कहता है कि बौद्धिक आनंद को स्वीकार किया है, इंद्रिय को नहीं, प्लेटो ने। अरस्तु प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भत है यानी उत्पन्न है, अरस्तु का कहना है। लोजेंस का कहना है साहित्य का संबंध तर्क से नहीं है, कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करता है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा की गई? कल्पना की, कवि की, अंतश्चेतना की, कवि कर्म की अथवा कवि कौशल की साथियों? अरस्तु के अनुकरण में किस सिद्धांत की उपेक्षा की गई है साथियों? कल्पना की गई है, कवि की अंतश्चेतना की गई है, कवि कर्म की गई है, कवि कौशल की गई है। 71वां प्रश्न की बात करते हैं, इसमें है कवि अंतश्चेतना की गई। ये प्रश्न भी मुझे याद नहीं था। अंतश्चेतना की IA रिचर्ड की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ कौन सा प्रकार नहीं है? वाचार्थ का, भाव का, अभिप्राय का अथवा कल्पना का साथियों? तो यहाँ पर अपन बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर, तो यहाँ अपना आएगा कला। क्या? कला अपना सही होगा। IA रिचर्ड की पुस्तक है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है? वह साथियों कला, देह नहीं है। TS इलियट के अवैक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया है? ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, दे सेक्रेड वुड, एक्सट्रेस क्रिटिज्म और दे परफेक्ट क्रिटिस। यहाँ 73 में अपने की बात करते हैं, 73 में अपना आंसर आएगा साथियों ए। क्या आएगा? ए आएगा। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। TS इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है। क्या स्थापित किया है? परंपरा और इतिहास बोध को, कल्पना को, अलंकार युक्त बिंबों को अथवा प्रौढ़ भाषा को? तो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो अपना आंसर होगा परंपरा और इतिहास बोध को। इसको परंपरा और इतिहास बोध को। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है जनसाधारण का जनजीवन और प्रकृति को, पौराणिक कथा और ज्ञान को, नायक के चरित्र निर्माण को और ऐतिहासिक व्याख्यान को। तो यहाँ पर आंसर करेंगे अपन जनसाधारण का जनजीवन और प्रकृति को। कल्पना मानव मस्तिष्क का बिंब विधायिनी शक्ति है, ये कथन किसका है? क्रोचे का, इलियड का, वर्ड्सवर्थ का अथवा कोलरिस का साथियों? तो ये अपना है कोलरिस का। कल्पना मानव मस्तिष्क का बिंब है, विधायिनी शक्ति, ऐसा कहना किसका है? कोलरिस का कहना है। क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तरों में से कौन सा स्तर असंगत है? विचार, अंत संस्कार, अभिव्यंजना अथवा आनुषंगिक आनंद साथियों? तो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा अपना आंसर आएगा विचार। कौन सा आएगा? विचार अपना आंसर आएगा। लोजाइंस के अनुसार इनमें कौन सा शैलीगत दोष नहीं है? बाल्यता, वागांबर, भावांबर, विषय प्रिय नहीं है साथी। क्या नहीं है? विषय प्रिय नहीं है। 78 में अपन बात करते हैं। देखिए मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन का समीक्षक नहीं आता? लेनिन, गोर्की, कॉर्डवेल अथवा लॉरेंस साथियों? तो कौन सा मार्क्सवादी में कौन सा नहीं आएगा? तो मार्क्सवादी में साथियों लॉरेंस नहीं आएगा। लेविन भी आएगा, गोर्की भी आएगा और कॉर्डवेल भी आएगा। संरचनावाद का जनक कौन है साथियों? संरचनावाद के जनक की बात करते हैं प्लेटो है, सोसल्यूअर है, अरस्तु है अथवा लेवी स्ट्रॉस है। तो संरचनावाद के यहाँ पर प्रवर्तक की अपन बात करते हैं तो वह है साथियों सोस्यूर। कौन है? सोस्यूर। निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी आलोचक है? रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक है साथी।
डॉक्टर कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये प्रगतिवादी और मार्क्सवादी आलोचक है साथियों, ध्यान रखना। आंसर की बात करते हैं 81 में। शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति का आधार और बजाय किस पक्ष पर बल देती है? अलंकारिता पर, भाव पर, स्तर पर, छंद पर अथवा रूप या शिल्प पर? शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय भाव या रस पर देती होगी। रूप या शिल्प पर। किस पर? रूप या शिल्प, यानी कि दे अपना सही आंसर होगा। देरीदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? दर्शन का, ज्ञान का, भावों का या तमाम सांस्कृतिक कर्म का? तो यह होगा तमाम सांस्कृतिक कर्म का, दे अपना सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा उत्तर आधुनिकवादी चिंतक नहीं है? S.R. लेविस, फ्रांसुअल लियोतार, बौद्रिवा, फ्रेडरिक जेमनस। 74-84 प्रश्न की बात करते हैं तो अपना आएगा F.R. लेविस साथी। उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? उदय प्रकाश की कहानी, वारेन हेस्टिंग का सांड, जयप्रकाश की कहानी ममता, प्रेमचंद की कहानी कफन या जैनेन्द्र की कहानी एक गो। उत्तर आधुनिकता की कहाँ मिलती है साथियों, बताइए। उत्तर आधुनिकता की उदय प्रकाश की कहानी, वारेन हेस्टिंग का सांड 85 में। उदय प्रकाश की कहानी जिसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स का सांड, इसमें उत्तर आधुनिकता की कहानी। पृथ्वीराज दासों को प्रमाणिक माना है? किसने प्रमाणिक माना है पृथ्वीराज दासों को, बताइएगा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामलदास या मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या? बताइए। 86वें प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना आंसर होगा दे, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने साथियों इसको माना है। क्या माना है? प्रमाणिक माना है। ओझा शुल्क श्यामल ने इसको माना है साथियों अप्रमाणिक। मनोकला शशिवान कला सोले बनी हो, इस पंक्ति में रस है, इस पंक्ति में श्रृंगार रस है और ये पद्मावत से लिया गया है। पृथ्वीराज रासों में कितने समय है? पृथ्वीराज रासों में 79 समय है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ध्यान रखना, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है साथियों? कबीर का हठयोग सिद्धनाथ से प्रभावित है। वैसे नाथ ही आएगा लेकिन सिद्ध और नाथ दोनों सही है साथियों। 90 प्रश्न की अपन बात करते हैं। वीरहू भुजंग वन तन बसे, मंत्र ने लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। वीरे भुजंगनम रूपक अलंकार है या इसमें वीरे को यहाँ सांप कहा गया है, सांप बताया गया है। तो यहाँ पर आंसर आएगा अपना रूपक अलंकार अपना सही आंसर होगा। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नहीं। प्रस्तुत पंथ है भावात्मक रहस्यवाद का, शुद्धाद्वैतवाद का, अद्वैतवाद का। यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो यह आएगा अपना अद्वैतवाद का। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाई, और ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही साथियों। मीरा की उपासना किस प्रकार की? सख्य, दास्य, माधुर्य, वात्सल्य। मीरा की साथियों सभी प्रकार की थी। वैसे मीरा ने सख्य भी की, वात्सल्य भी की, माधुर्य भी की। वैसे सभी आ गई। एक प्रश्न मेरे हिसाब से डिलीट होना चाहिए साथियों, लेकिन इन्होंने क्या माना ये हमें पता नहीं है। ये प्रश्न माधुर्य भाव नहीं साथियों, यहाँ सभी भाव है। मीरा की उपासना माधुर्य दाम्पत्य भाव की थी क्योंकि मीरा श्री कृष्ण को अपनी पति मानते थे। ध्यान रहे कहीं बार 1-2 पंक्तियों का आधार पर प्रश्न पूछा जिसमें इसमें मीरा की भक्ति किस प्रकार थी। पंक्ति के आधार पर दास्य भाव की, सख्य भाव पंक्ति भी हो सकती है। बिल्कुल यही प्रश्न है साथियों, ये मीरा की पंक्ति सभी प्रकार की थी। जहाँ बैठावे तेते ही बेटे बेचूँ तो बिक जाऊँ। ये पंक्तियाँ मीरा के समर्पण को दर्शाती है कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जहाँ पर बैठा है मैं वहीं पर बैठ जाऊँ, यदि वो मुझे बेचना भी चाहे तो मैं बिक जाऊँ, यानी जैसा हो कहे वैसा मैं रहना चाहूँ। ये पंक्तियाँ हैं इनकी। मैं तो गिरधर के घर जाऊँ, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लेवाऊँ। इस पद में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। कौन सा गुण है? 95 की बात करते हैं, माधुर्य गुण है। मीरा की पंक्तियाँ और माधुर्य गुण भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है। सगुण की भक्ति महिमा पर निर्गुण का खंडन, सगुण भक्ति की महिमा और निर्गुण का खंडन ही भ्रमर गीत परंपरा का प्रमुख अंश है।
ध्यान रखना, भ्रमर गीत परंपरा ये सूरदास का प्रसंग है और इनका सूरदास का यही है कि ये सगुण की महिमा मंडित करना चाहते थे और निर्गुण का खंडन करना चाहते थे। सुर भ्रमर गीत सुरसागर के भीतर का एक सार रत्न है, ये कथन किसका है बताइए। भ्रमर गीत सुरसागर के भीतर का एक सार तत्व है, ये कथन है साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सार शुक्ल, सार शुक्ल, सार शुक्ल, सार शुक्ल याद रखना है, सार शुक्ल याद रखना है, सार शुक्ल और सार शुक्ल को आपको याद रखना है। सुपलक का अर्थ है उद्धव, सुपलक सूत, सुपलक सूत, ये अक्रूर, सुपलक सूत का अर्थ साथियों अक्रूर जी, सुपलक सूत का अर्थ है अक्रूर जी। काहे को गोपीनाथ कावा, इस पंक्तियों में व्यक्त भाव है उपालभ्य है साथियों, क्या है उपालभ्य है। गोपिया ने कहा काहे को तुम गोपीनाथ कहावत है, उपालभ्य है। हंस जो रहा शरीर में पाख जरा भागी, इस पंक्ति में हंस का अर्थ है बुद्धि, हंस पक्षी और जीव, यहाँ पर जीव साथियों इसका सही आंसर है। निम्नलिखित कवियों और उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म सही है। जासी चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, सूरदास बज मन चरण कमल अभिलाषा, ये साथियों ये मीरा का है। अतड़िया जहाँ पड़ी पंथ निहारी निहारी, अजो तरणियो रहियो सुरती सेवक संग, ये मीरा का बज मन चरण कमल अभिनाशी, मीरा की पंक्ति है। बाकी चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, ये साथियों किसका, ये जासी का, ये बे अपना सही आंसर है। 101 प्रश्न के अपन बात करते हैं, बे अपना सही आंसर। पीयूं वियोग अस बावर जीहूं, या बावर का मतलब है पगली से 102 से बावर करते बावली यानी पगली, जो पे चराई राम की करतों ने लजावत, या चराई शब्द करते हैं साथियों सेवा करना, मुझे राम की सेवा करने में किसी प्रकार की कोई लजा नहीं आती है। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, ये कथन किसका है। 104 में साथियों ये प्रश्न है वियोगी हरि का। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक वैसा विनय पत्रिका में नहीं है, इस है वियोगी हरि का कहना है साथियों। निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। बरवे रामायण, वैराग्य संध्या, दोहावली, चित्रावली है साथियों ये उस्मान की है, किसकी है उस्मान की है, और ये है सूफी काव्य पद्धति की रचना। निम्न में से कौन सा रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि नहीं है। केशव, चिंता, बिहारी, रीति सिद्ध का है तो वो बिहारी है। केशव, चिंता, ये गणानंद, ये रीति मुक्त है, ये दोनों रीति बद्ध है साथियों। नेकी दही फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारन बिरदू बारक बारक तारी, इसमें है साथियों क्या है भक्ति है। बिहारी का है कृष्ण के प्रति है, से इसमें सही आंसर। तोपे वारू उर्वशी सुनरादि के सुजान, तू मोवन के उर्वशी अबे उर्वशी समान, क्या है तोपे वारू उर्वशी सुनरादि के सुजान, तू मोवन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, श्लेष अलंकार है। क्या हाँ श्लेष यमक अलंकार, श्लेष क्या होगा 108 में श्लेष अलंकार होगा सर है, 108 में यमक अलंकार। क्योंकि यमक अलंकार होगा जहाँ पर यदि कोई शब्द बार बार है प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न निकले तो वहाँ पर यमक अलंकार। एक उर्वशी है तो पर वारू उर्वशी अप्सरा है, तो मौन के उर्वशी हृदय में बसी, उर्वशी समान जो आभूषण होता है उसके समान। लोगे लागी कवित बनावत मोह तो मोर कवित बनावत है, घनानंद की है। लोगे लागी कवित बनावत मोह तो मोरे कवित बना, घनानंद की रचना है। वह मुस्कानी व मृदुल बतयानी, वह लड़िकन लड़िकनी बारी आनी, और में अरती है। इन पंक्तियों में वियोग की कौन सी दशा है। चिंता स्मृति याद कर रही है साथियों वो, यहाँ बे है 110 में क्या है बे है। निम्नलिखित में कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। इश्क लता सुजान हित रस विलास वियोग बेली, कौन सी है साथियों बताइए 111 में, तो रस विलास साथियों घनानंद की रचना नहीं है। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रही रखवाली, तो
मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। किसका वर्णन है? श्रद्धा का है, चिंता का है, लज्जा का है अथवा आशा का है? हाँ, ये बताइए, ये कामायनी से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा लज्जा का वर्णन है। वो जीवन की मरुमरीचि का कायर के असल विषाद काव्य में किस भावबोध का है? चिंता का, लज्जा का, आनंद का, आशा का? वो जीवन की मरुमरीचिका कायरता का असल विषाद 113 में चिंता है साथियों। 113 में क्या है? चिंता है, सही है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं और जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब उजगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई है साथियों? यदि कामायनी की अपन बात करते तो ये ली गई है लज्जा सर्ग से। किस सर्ग से ली गई है? लज्जा सर्ग से। कामायनी में श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम में है? कामायनी का जो श्रद्धा सर्ग है साथियों, वह कौन सा सर्ग है? तो वह है साथियों तृतीय सर्ग। कामायनी का प्रकाशन वर्ष साथियों, कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1935 है। क्या है? 1935। एक और मनु रहा राम को, जो थका नहीं सो नहीं जानता देने, नहीं जानता विनय। काव्य अंश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया? राम का कर्मशीलता, समर्पण, दृढ़ निश्चय। राम की शक्ति पूजा निराला से ली गई काव्य पंक्ति है साथियों, ध्यान रखिएगा। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रासंगिक पंक्ति है। प्रशस्ति है वातावरण निर्मित महासंद कमल, रघुनाथ आगे अवनी पर नवनीत चरण, उत्तरा जो दुर्मल पर्वत पर नेशावर, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। मेरे हिसाब से 118 में ए दे है साथियों। राम की शक्ति पूजा की प्रारंभिक पंक्ति है दे, रवि हुआ अस्त है ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, यानी कि दे यहां पर सही आंसर होगा। दिक को जो पाता ही आया है विरोध, राम का ये कथन किसके प्रति है? किसी के है नहीं, राम का स्वयं के प्रति होगा। इसको साथियों यहाँ पर डिलीट माना गया है। गोधान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो गोधान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है साथियों? तो वह करता है रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का विरोध करता है। गोधान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है साथियों? तो वह है प्रोफेसर मेहता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंध नहीं है? वह है साथियों कुटुस। चारुचंद्र बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोता, ये इनका उपन्यास है। कुटुस साथियों एक इनका ये क्या है? ललित निबंध है। बाणभट्ट की आत्मकथा कौन सी पत्रिका में निकली साथियों? बाणभट्ट की आत्मकथा की पत्रिका की अपन बात करते हैं तो ये निकलती विशाल भारत। और विशाल भारत कहाँ से निकलता था? ये कलकत्ता से निकलता था साथियों। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये कथन किसका है साथियों? बाणभट्ट की आत्मकथा का ये कथन है 24वां में साथियों, ये महामाया भैरवी का है। महामाया भैरवी का ये कथन है। बाणभट्ट की आत्मकथा में एक प्रेम कथा है, संघर्ष है, मनोविज्ञान कथा है, जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है। बताइए क्या है? यहाँ पर जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है। साथ ही आधा अधूरे नाटक के मूल कथानक है पारिवारिक विभिन्नता, प्रेम संबंध, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता एवं निरिक्तता, सामाजिक जीवन में आक्रोश एवं चिंता। 26वां प्रश्न की बात करते हैं तो से है पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता एवं रिक्तता। आधो अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? महेंद्रनाथ, जुनेजा, सिंगानिया या जगमोहन साथियों? तो यहाँ पर ए आया महेंद्रनाथ है। निम्नलिखित में से कौन मोहन राकेश का नाटक नहीं है साथियों? तो अंधा युग साथियों ये धर्मवीर भारती का नाटक है, बाकी ये सब इनके नाटक हैं। शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान बेका वही आनंद के वर्ग में साथियों उत्साह का है। ये अपना सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अनुसार श्रद्धा के प्रकार है। कौन कौन सी श्रद्धा? प्रतिभाशील और साधन, यही श्रद्धा के प्रकार है। 130 में एक ही होगा। हाँ, प्रतिभाशील और साधन। निम्नलिखित में किस कहानी का पात्र सुमिलित नहीं है? उसने कहा था लहना सिंह, कपन बुधिया, रोज मालती और परिंदे परमेश्वर। ये नहीं है साथियों, परिंदे परमेश्वर ये इसका नहीं है साथियों, ये अपन को ध्यान में रखना है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग
साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उनसे हट जाती है। ये कात्यायन से ये है साथियों उसने कहा था। ये लैला सिंह कहता है अंतिम समय में। लैला सिंह कहता है आगे की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? वो गैगरिन के नाम से जानी जाती है साथियों। किस नाम से? इसका सही आंसर है वो गैगरिन के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न अपना आता है 34वां। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ये तो उनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था उनका। उपयुक्त पंक्तियां किस कहानी से ली गई है साथियों? तो इसका अपन आंसर की बात करते हैं, ये कफन से ली गई है और कफन ये प्रेमचंद की कहानी है। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले हैं साथियों। परिंदे कहानी को नई कहानी मानने वाले हैं वो है डॉक्टर नगेंद्र होगा, नामवर सिंह होगा साथियों। 35 में से नामवर सिंह है। दूर से दबी दबी से सुनाई देने वाली कड़वाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है चट्टानों पर मानो हजारों मुसल बरसे। उपयुक्त पंक्तियां में किस कृति से संबंधित है? अतीत के चलचित्र, लद्दाख यात्रा, स्मृति की रेखा, सौंदर्य की नदी, नर्मदा साथियों। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं 36वां प्रश्न की, तो योगा सौंदर्य की नदी नर्मदा से है साथियों। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है। मिट्टी लताई के कोली याद में, कबीर बढ़ के विमलेश्वर में, कोलियागत के भरूच में, या केली से शुलना पे श्योर में साथियों। तो यहाँ पर 131 का प्रश्न की बात करें तो अपना कोली याद में भरूच से है, यानी कि से अपना सही आंसर है। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी अपभ्रंश प्रदान रही है और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। ये जो कथन है साथियों ये होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का मेरे हिसाब से। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का यानी कि बे अपना सही आंसर है। याद रखना कौन सा है? बे अपना सही आंसर है। इस्तामर देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए निश्चित चिन्ह कोई वर्ण अनुच्चारित नहीं है। बिल्कुल ए और दो दोनों सही है, ए और दोनों सही है साथियों। कौन सी संधि है निम्नलिखित में? कौन सी संधि शब्द संधि से है? क्या प्रश्न दिया गया है इसमें? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, सत प्लस नारी, यहाँ सन नारी अशुद्ध है। एक एक में यहाँ दो मात्रा आएगी। पित्रोपदेश, पितृ प्लस उपदेश, पितृउपदेश आएगा पी और न्याय आएगा त्रु। ये सही है साथियों, बाकी ये भी गलत है। यहाँ सन नारी आएगा, यहाँ एक एक में एक और मात्रा आएगी और न्याय आएगा, ये त्रु आएगा, त्रो नहीं आएगा, यानी कि ये सही है। किस विकल्प में द्वंद्व समास है? द्वंद्व समास, द्वंद्व में और छिपे दिगु में गणना आवत लाभ और हानि नहीं है, परम पिता में नहीं है, बाकी इन सभी में है साथियों। क्या है? सभी में है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? केकई व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है साथियों। अब ध्यान रखना ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप हमेशा याद रखना। केकई में वैसे ये आगे का दोनों, ये दोनों सही है, लेकिन इसमें ये आएगा, ये इन्हें केकई नहीं आएगा, केकई ये यही ये आएगा, ये ध्यान रखना, यानी कि ये गलत है। केकई ने पहले दो वचन मांगा और फिर एक नहीं दो नहीं, दो मांगा एक नहीं, दो मांगा एक नहीं, ऐसे याद रखना। मंबट ने इनमें से किस तत्व को काव्य का प्रयोजन नहीं माना? अमंगल का नाश, मित्र सम्मति उपदेश, यश प्राप्ति, व्याकरण ज्ञान की प्राप्ति। व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति, ये मेरे हिसाब से तो यही है, लेकिन यह है मित्र सम्मति उपदेश को इन्होंने काव्य प्रयोजन नहीं माना है साथियों। ध्वनि सिद्धांत में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि के दो भेद होते हैं, लक्षणा मूला और व्यंजना। लक्षणा मूला को अभिहत्य वाच्य भी कहते हैं। लक्षणा के दो भेद माने गए, अत्यंत तिरस्कृत वाच्यार्थ में लक्षणा मूल की है साथियों। तो यहाँ पर क्या मानेंगे? 144 की बात करते हैं, तो यहाँ अपना आंसर होगा साथियों, ध्वनि के दो भेद होते हैं, लक्षणा मूला और व्यंजना मूला। ये साथियों सही नहीं है साथियों। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कुल इतने पद है, जो सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की, इसमें ब्रज भाषा में लिखी गई है, इसकी गणना आत्मनिर्भर गीतिका में। ये बिल्कुल दो बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए इसमें कुल कितने पद है, तो इसमें मेरे हिसाब से साथियों विनय पत्रिका 145 की बात करते हैं तो ए, ये इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है। कबीर संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? वे निर्गुण परब्रह्म उपासक थे, सत्संग और नाम स्मरण में बहुत बल देते थे। बिल्कुल
वे माया को ईश्वर भक्ति से बाधक मानते थे, बिल्कुल। और विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, ये नहीं थी, यानी वे तीर्थाटन में साथियों खंडन करते थे। नागमती वियोग खंड संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जास ने 12 मास से नागमती के वियोग मार्मिक चित्रण किया। ये वियोग प्रवाजन्य वीर्य अंतरकाव्य माना जाता है। ये वियोग चित्र ये नहीं, ये आषाढ़ माह से आरंभ होता है। किससे होता है? आषाढ़ से शुरू होता है। ये इसका गलत है, बाकी ये और सबके ये सही है साथियों। 47वां प्रश्न में, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नग दल शुभ दे, अकेला ये जीव निरुपाय आज तक घूम रहा निशंद। कामायनी से उद्धृत पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? चिंता सर्ग, मनु का आत्मवर्धन, श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग, अथवा कौन सा आएगा साथियों? यहाँ पर अपने बात करते हैं नहीं, तो ये अपना सही आंसर होगा लज्जा श्रद्धा सर्ग है, मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर, राम की शक्ति पूजा का कथन किसका है? एक अक्षर एक कथन है साथियों जाम्बवान जी का। किसका है? जाम्बवान का कथन है, जो राम से कहा गया। आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आधे बारे में कौन सा कथन सही नहीं साथियों? वह है परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और लड़कियां, ये कथन है सत्य, जबकि ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है। ये जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयामों से नहीं है। पता है, इनमें पति का नाम देवेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री, यानी कि दे अपना, ये इसका सही नहीं है साथियों, यानी दे आंसर होगा। तो ये आज का टेस्ट था साथियों, जो आरपीएससी 2014 में कॉलेज लेक्चरर में ये आया हुआ था। हाँ नहीं, अब आप मुझे बताइएगा साथियों कि कैसा ये कैसा प्रश्न कैसा लगा आज का टेस्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा साथियों कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। ये तो कॉलेज लेक्चर की बात हुई साथियों। अपने यदि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात करते हैं तो इसमें बहुत सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, आप चिंता मत करिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आते, ये यहीं से आते हैं जहाँ से अपन पढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ, ये पढ़ेंगे, इसमें से काम हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक मेरे साथियों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब ज़रूर कर लीजिएगा साथियों। ठीक है मेरे साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। राम राम।